नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान और आपको पता है कि आप लोग देख रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर बायोमॉलिक्यूल के क्रैश कोर्स पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यू। मतलब हम लोग इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया है या किसी नोट से पढ़ लिया है, हमारे वीडियो से पढ़ लिया है, तो उसके बाद एग्ज़ाम में अब तक किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो देखा तो उससे भी आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर दैट नाउ यू कैन सॉल्व द एवरी क्वेश्चन। तो हम लोगों ने भी यही बात की है दोस्तों। तो यहाँ अपन 1 बाय 1 करके पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में इस पर संबंधित या इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो लेते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले आपके एक्सरसाइज फर्स्ट। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमने कोशिश यही की है कि हम उन क्वेश्चनों का सिलेक्शन करें, उन स्टडी मटेरियल को या वही नोट्स लें जो बड़े और प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पढ़ा रहे हैं। देखो, कोई भी आपके बुक है या कोई भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है, इस बात को दिमाग के अंदर रखिए कि इनके जो क्वेश्चंस जो होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, है ना। तो हम लोगों ने यही कोशिश की है कि हम एकदम ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को या उसके क्वेश्चंस को या उस लेवल के मैटर को आपको दें, ताकि आपको यह ना लगे कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आपने अपना समय बर्बाद किया हो या पैसा बर्बाद किया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा दोस्तों। बस ये है कि नाम अलग है, आपको पता, मैंने भी इंडिया के टॉप कोचिंग्स के अंदर काम किया है और बस ये है कि आप तक ये बेटर नोट्स को या बेटर क्वेश्चंस को या बेटर आइडियाज़ को पहुंचाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हाजिर है। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल के क्वेश्चन। ये लिखे हुए इंग्लिश में, लेकिन मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा और दोनों के अंदर इसके उत्तर बताऊंगा, तो ये आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई छोटा दिखता है तो आप उसको जूम कर सकते हो और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक क्वेश्चन को कम से कम 1 या 2 बार कम से कम आपके बताऊं ताकि आपको ये करेक्ट हो जाए भाई। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है, विच इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग। आपको पूछा गया है कि बताओ इसमें से करेक्ट कौन सा है। देखो वो दोस्तों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर करना है तो विच इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग। मोनोसैकेराइड आर नोन एज शुगर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। मोनोसैकेराइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये बात। तो पॉलीसैकेराइड आर नॉन शुगर, ये बात भी सही है अपनी। माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। आपको अगर एक बात याद हो तो हमने ये कहा था कि माल्टोज और शुगर जो जो होते हैं जिसमें स का साउंड आता है, जैसे स्टार्च आ गया, सेल्यूलोज आ गया, है ना भाई, या सुक्रोज आ गया, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, या ये अनअपचायक शर्करा होती है। अनअपचायक या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो हमारे से तो ये पूछा गया, तो मेरे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? 4th इज माई करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ओसाजोन डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ओसाजोन डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। देखो दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा था ओसाजोन होता क्या है ना भाई, तो आपको पता है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होती है वो आपके ओसाजोन कहलाती है। ओसाजोन बनता है उसका प्रोडक्ट, जो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा वो, जिसको हम लोग ओसाजोन भी कहते हैं। तो एक्चुअल में इसका आंसर देखो, ग्लूकोज और मैनोज, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रक्टोज में भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन गैलेक्टोज जो होता है उसमें आपके कार्बन के ऊपर साथ में जो H और OH की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से ये आपके डिफरेंट आपके प्रोडक्ट देगा। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा? 3rd रहेगा। दिस इज द आंसर। 4 नंबर कार्बन के आप ऊपर आपके आपने देखा होगा पोजीशन चेंज होती है, 4 पर होती है, 2 पर होती है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है। गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर हमने बताई और आपको पढ़ा भी दिया है, थोड़ा गैस करो फिर बताते हैं आपको। अगला देखिए दोस्तों, द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इज नॉन एज। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज का विलयन है और ग्लूकोज का सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों,
उसके बारे में ये पूछा गया है जो उसका ताज़ा बना हुआ सॉल्यूशन जो होता है उसका जो प्रकाशिक घूर्णन जो होता है वो समय के साथ में क्या होता है, चेंज होता रहता है। और कार्बोहाइड्रेट का ये जो आपके प्रकाशिक घूर्णन का चेंज होना, ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होना, प्रकाशिक घूर्णन का बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपको ही पता, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक घूर्णन कहते हैं इसको, सॉरी इसको कहते हैं परिवर्ती घूर्णन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्तों म्यूटा रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? म्यूटा रोटेशन कहते हैं, यह आपके म्यूटा रोटेशन कहलाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन, या इसका हिंदी नाम होता है दोस्तों परिवर्ती घूर्णन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? माय आंसर इज फोर्थ, म्यूटा रोटेशन। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, अब देखो ग्लाइकोजन और आपने देखा होगा जो स्टार्च होते हैं दोनों आपके क्या स्टोर्ड फूड है। स्टार्च जो होता है वो आपके प्लांट के अंदर आपके स्टोर्ड फूड है, और ग्लाइकोजन जो है एनिमल के अंदर स्टोर्ड फूड है। तो जो स्टार्च की इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर किसकी होगी? ग्लाइकोजन की होगी। और आपसे पूछा गया है भाई बताइए इसमें क्या आएगा, तो आपको ही पता है कि बस ग्लाइकोजन जो होता है दिस इज मोर कोइल्ड इन कंपेरिजन टू स्टार्च। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, तो एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है कौन? ग्लाइकोजन। और एनसीईआरटी में ये चीज़ बिल्कुल आपके क्लियरली लिखी हुई है, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आपके इसका आंसर बता रहेगा भैया ना। अब बात करते हैं आगे, चले आगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है? एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर डिफरेंट इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट विच कार्बन। ग्लूकोज के जो अल्फा और बीटा फॉर्म बनते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने ये बताया था दोस्तों कि इसके जो ये अल्फा और बीटा फॉर्म जो बनते हैं वो किस कार्बन के ऊपर चेंज आने के कारण बनते हैं। तो आपने देखा होगा ये क्या है, H है, और ये क्या है, OH है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि ये जो इसका कार्बन नंबर जो आपके कौन सा भाई एक जो होता है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि H और OH में चेंज आता है, वो कार्बन नंबर एक पर आता है। तो मेरा आंसर कौन सा रहेगा? पांचवे का आंसर रहेगा फर्स्ट। तो जो आपने थ्योरी में एनसीईआरटी में पढ़ा दोस्तों वही सवाल हैं, वही बातें हैं। यहाँ थोड़ा पहले मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा, उसके बाद PYQ या पिछले सालों के क्वेश्चन को मैं लूँगा, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं दोस्तों। सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। सुक्रोज जो होता है वो आपके इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या देता है? तो आपको पता होगा ये देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। छठा। सातवां देखिए, सेल्यूलोज कैन नॉट बी टेस्टेड बाय द फॉलोइंग। सेल्यूलोज जो है उसको अपन किससे टेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों? ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आपको एक बात पता होनी चाहिए जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर, है ना भाई। तो आपको पता होना चाहिए, अभी अभी जस्ट लिखा, देखो ये लिखा हुआ है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्या होती है? मतलब इनका आपको पता है मोटी मोटी बात कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है उसके बारे में क्या कहा जाता है? उसके बारे में ये कहा जाता है ना तो ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं टॉलिन के साथ। तो आंसर मेरा कौन सा जाएगा? 7 का थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द हेमी एसिटेल ग्रुप। किसमें हेमी एसिटेल नहीं होता है? तो फिर आपको पता होना चाहिए हेमी एसिटोल किस में बनता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, हेमी एसिटेल जो होता है वो मोस्टली आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग शुगर के अंदर बनता है। हेमी एसिटेल जो होता है किस में बनता है? हेमी एसिटेल का बनना जो होता है ये मैंने लिख दिया आपके लिए, ये किस में होता है? ये मोस्टली होता है रिड्यूसिंग शुगर के अंदर, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर होता है। अब रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती है मेरे बच्चों? आपको ही पता है, ये होती है कौन कौन सी? ये सुक्रोज नहीं होती है। तो आंसर मेरा कौन सा? डू नॉट का ना नहीं होता है। तो आंसर कौन सा जाएगा? 8 का आंसर मेरा थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर द ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज का जो ब्रांच्ड पॉलीमर जो होता है कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट कौन सा होता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया था दोस्तों, 9th वाला क्वेश्चन। तो आपको पता है अभी अभी जस्ट हमने किया था, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन जो होते हैं, एमाइलो जो होता है वो तो आपके नॉन ब्रांचेस होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में 1,6 लिंकेज होती है और ग्लाइकोजन तो और ज़्यादा होता है। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, आंसर विल बी 4th। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, वो मेरे पास क्या है चेक करेंगे 1 by 1 करके। रिड्यूसिंग शुगर R1, अपचायक शर्करा वह होती है जो कि रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, नॉट रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, हैव बॉन्डेड एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। देखो सिंपल सी बात है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है दोस्तों, आपको मोटे मोटी बात पता होनी चाहिए, जो रिड्यूस करती है किसको, फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। फालतू पंचायती में पढ़ना ही नहीं है। आंसर 10वीं का क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं और विद्यार्थियों या जो भी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो प्लीज़ अपना पेशेंस बना के रखें और यही कोशिश करें कि जो आपको पढ़ाया गया है या जो चीज़ बताई जा रही है उसको फोकस करें, उसको याद करें। आगे देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसैकेराइड। अब इससे इजी तो क्या क्वेश्चन होगा, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये आपको पता है। ये क्या है बेटा, ये डेक्स्ट्रिन भी ध्यान रखना, ये पॉलीसैकेराइड है। तो आंसर आपको पता होना चाहिए मेरा क्या रहेगा, 4th ABCD, है ना भाई। एक मिनट रुकना, आगे देखते हैं दोस्तों। द हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन की मैंने आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बताई थी, प्राथमिक स्ट्रक्चर, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो सेकेंडरी होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बनती है। तो 12वें का आंसर मेरा कौन सा आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा। अब देखते हैं दोस्तों 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था C++ONH, ये जो एमाइड आपके कहीं दिख जाता है तो ये अपने आप में क्या होता है भाई, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो मेरा आंसर कौन सा रहेगा, C++ONH कहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखो आप सर CONH आपके सभी जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके साथ में कार्बन होना चाहिए और ये वापस। तो उसके हिसाब से आपको आंसर चेक करना पड़ेगा कि पेप्टाइड बॉन्ड में क्या आएगा, C++ONH ग्रुप आएगा, लेकिन साथ में आपके क्या आएगा भाई, कार्बन आएगा। तो इसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये देखो आप, ये CONH ग्रुप, फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद में ये कार्बन, फिर वापस क्या आएगा, इस कार्बन के बाद ये क्या आएगा भाई, ये CONH। तो ये आपके आना चाहिए, अगर ये आ जाता है तो ये CONH। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर मेरा किस में दिया हुआ है, लगातार अमाइड नहीं आना चाहिए, लगातार कोई भी चीज़ सेम रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे ये हो गया भाई C++ONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा कार्बन है। तो अब वापस जब अपन लिखेंगे यहाँ भी क्या आएगा, ये कार्बन है, तो वापस यहाँ पर क्या आएगा C++O और ये क्या आएगा NH। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कार्बन आ गया तो वापस फिर ये क्या रहेगा C++O और ये क्या आएगा भाई NH। ऐसी कोई स्ट्रक्चर दे रखी होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ये मेरा पेरेंट कार्बन है और ये भी मेरा क्या है, पेरेंट कार्बन है। तो इसके दोनों तरफ देखो ये अमाइड आ गया, अमीनो एसिड को जोड़ने का कार्य कौन करता है, पेप्टाइड बॉन्ड करता है, और ये ऑप्शन आपके सेकंड में ही दिया हुआ है। तो 13वें का आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड आंसर हो जाएगा। बेस मैंने बता दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शनल ग्रुप प्रेसिपिटेट्स इन द डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द प्रोटीन। अब ये सवाल हालांकि इसका NCERT में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा कि जो थायोल जो होते हैं, SH ग्रुप जो होता है SH, ये जो होता है दोस्तों, इससे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। तो ये आप याद रख लेना, और याद नहीं भी रहें तो आप अफसोस मत करना, क्योंकि पुराने सालों का सवाल है ये, और अब आने के चांस कम है। थायोल के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों,
विच इज़ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होता है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, जिसका फॉर्मूला हमने बता दिया आपको, NH2C+। इसमें कोई कायरल कार्बन भी नहीं होता है। तो क्या कोई आंसर दिया हुआ है तो आप चेक कर लीजिए, 15वें क्वेश्चन के अंदर आंसर नंबर आपके 3rd होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपके हो जाएगा 3rd। 16वां देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर आपके कौन सा इनसॉल्युबल होता है। दोस्तों ऐसे सवाल को अगर आपको करना है, एक दिया हुआ राइबो न्यूक्लियस दिया हुआ है, एक एडिनिन दिया हुआ है, एक हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है, जिसमें केराटिन वगैरह होता है, वे सामान्यतः पानी के अंदर क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। बाल है, नाखून है वगैरह, ये आपको पता है वैसे ही पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, अल्फा केराटिन वाला आंसर मेरा सही होना चाहिए। लाइसिन एक स्ट्रक्चर दी हुई है और पूछा गया है कि बताओ भाई ये किस प्रकार का अमीनो एसिड है। दोस्तों ये भी मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, जैसे ये C+OH ये मुख्य कार्बन है, इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन कहलाता है, ये बीटा कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, गामा। अगर यहाँ NH2 लगा हुआ है तो ये अल्फा अमीनो एसिड होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट आंसर आना चाहिए अल्फा अमीनो एसिड। अगला देखिए, इन फाइबरस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर। अगर आपसे पूछा जाता है रेशेदार प्रोटीन जो होती है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं दोस्तों, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये NCERT बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, डाइसल्फाइड भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक ये 3rd में आएगा, 2 ले लेंगे इसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो 18 का मेरा आंसर कौन सा होगा भाई, फर्स्ट आंसर 4th आंसर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगला देखिए दोस्तों, इन अमीनो एसिड मोर नंबर ऑफ अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप मेक्स इट। अगर आपको पता अमीनो ग्रुप ज़्यादा है और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, कम है पेप्टाइड या अमीनो एसिड के अंदर, तो आपको पता ही है NH2 ग्रुप अगर ज़्यादा हुआ तो नेचर आपको पता है, सिंपल सी बात है, कौन सी हो जाएगी भी, बेसिक नेचर हो जाएगी। तो 19 का मेरा आंसर कौन सा रहेगा, 2nd रहेगा। 20वां क्वेश्चन क्या दिया भाई, विच अमीनो एसिड आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। इसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, और बहुत ज़रूरी कौन है, जो हमारे पास नहीं है। तो आपको पता, जो अपने बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं वो तो कहलाते हैं इसेंशियल, और जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल। तो ऑब्वियसली इसमें मेरे पास 20th का आंसर आप देखेंगे, दोज विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो अपने बॉडी के अंदर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनावश्यक एमिनो एसिड कहलाते हैं। तो आंसर 20 का क्या हो जाएगा भाई, पहला। आगे देखो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। तो आपको याद हो तो एक डायलॉग है अपना, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। अगर आपको ये याद है तो ये मेरे को पता है, ये मेरा क्या होता है, इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। इसेंशियल एमिनो एसिड ये आवश्यक होता है। तो आपको पता है थ्रियोनिन है, वेलिन है, देखो थ्रियोनिन हो गया, वेलिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, लाइसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया। तो यहाँ पर देखो एस वाला कोई नहीं आ रहा, सीरीन जो है ये नॉन इसेंशियल है। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, फर्स्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई। इन द एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज। अगर आपके एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम है तो ये किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, ये आंसर मेरे से पूछा गया है। अगर एसिडिक मीडियम है तो ऑब्वियसली वहाँ पॉजिटिव आयन बनेगा, और एल्कलाइन मीडियम है तो वहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव आयन। तो अगर आपको ये पता ना हो दोस्तों, अगर आपने एसिडिक मीडियम दे दिया तो आपको ही पता है ये NH2 क्या करेगा, इस लोन पेयर को ले लेगा, तो NH3+ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर आपने एल्कलाइन मीडियम लिया, क्षारीय माध्यम लिया, तो आपको ही पता है ये H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा,
22 का पहला। आगे देखो दोस्तों 23वां, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर फाउंड इन द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये पूछा गया है कि बताओ भाई फॉलोइंग शेप आर फाउंड इन द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे दोस्तों 23 नंबर अगर क्वेश्चन अगर आप देखें तो साफ लिखा हुआ है इसमें कि ये दोनों फाइब्रस और ग्लोबुलर जो होती है टर्सरी स्ट्रक्चर में काउंट की जाती है। तो मेरा आंसर क्या रहेगा भाई? अरे भाई बंद करना यार, ये भी परेशान कर रहा है। अगला दिया 24 नंबर, द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन इज व्हाट। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है गोलाकार प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रस का मतलब होता है बेटा रेशेदार और ग्लोबुलर का मतलब होता है गोलाकार। तो अब यहाँ देखिए आप 24 के अंदर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अब देखो दोस्तों सिल्क और कोलेजन। सिल्क जो होती है आपको पता है रेशम है, और ये रेशम वगैरह जो होती है दोस्तों ये प्रोटीन की जो होती है भाई ऊन है, रेशम है, ये आपको पता है जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है ये आपके ग्लोबुलर प्रोटीन में नहीं आती है, ये तो आपके फाइब्रस प्रोटीन में आती है, कोलेजन वगैरह सिल्क वगैरह। तो आंसर मेरा क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ये एक प्रकार की ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है। तो 24 का आंसर मेरा थर्ड रहेगा। अगला देखो भाई, इफ ए नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू द फिजिकल और द केमिकल ट्रीटमेंट विच में डिसरप्ट इट्स वेरियस फॉर्म विदाउट द अफेक्टिंग इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। अब देखो दोस्तों ये जो चीज़ लिखी हुई है इसमें ये बताया गया है कि प्रोटीन की जो प्राथमिक जो नेचुरल संरचना होती है, नेटिव स्ट्रक्चर होती है, उसको अगर अपन किसी केमिकल के साथ, एसिड है, बेस है या साल्ट के साथ लेते हैं या उसको हीट करते हैं तो आपको पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है, बाकी सभी चेंज हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आंसर मेरा 25 का क्या रहेगा? सेकंड। अगला देखिए 26 नंबर, द कोगुलेशन ऑफ एग प्रोटीन वाइल बॉइलिंग ऑफ एग इज कॉल्ड। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ कि मैंने क्या किया, कोगुलेशन ऑफ एग मैंने किया है, अंडे का स्कंदन किया है, वाइल बॉइलिंग द एग इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? क्या अपन अंडे से वापस अपन बॉइल्ड एग से वापस कुछ ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो ये कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोटीन डीनेचुरेशन, मतलब प्रोटीन के गुणों को आपने नष्ट कर दिया है, अब वापस उसको हासिल नहीं कर सकते। क्या अंडा जो होता है ना, जब हम उसको गर्म करते हैं ना तो उसके अंदर जो प्रोटीन जो होता है ना वो जमा हो जाता है, ऐसे ये आपके क्या होता है ऐसे जमा हो जाता है। अब आप इसको वापस ला सकते हो कि अपने लिक्विड वाले फॉर्म में? नहीं ला सकते। तो ये अनुत्क्रमणीय प्रोटीन विकृतीकरण कहलाता है, सेकंड आंसर। अगला करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है प्रोटीन के बारे में ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बारे में से पूछा गया, सही कथन कौन सा है? तो ये क्या कार्य करता है? इसमें आंसर पूछा है मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर का लेवल जो होता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल है वो तो हार्मोन बैलेंस करते हैं। एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लाने का कार्य करता है। तो आंसर मेरा 27 का क्या रहेगा? सेकंड आंसर रहेगा दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया। 27 के बाद आगे चलते हैं अपन दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आपको आनंद आ रहा होगा, बायोमोलिक्यूल आपने क्लास 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम देते समय पढ़ा है, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा दोस्तों। और अभी आप नोटिस करेंगे कि जो पिछले सालों के सवाल भी है तो वो भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम सारे सवाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एमिनो एसिड, कौन एमिनो एसिड नहीं है? ये सामने दिखाना बेंजीडाइन, ये लिखा ना बेंजीडाइन, ये कब से अमीनो एसिड हो गया? प्रोलीन होता है, एलेनिन होता है, स्टिडीन होता है। तो ये तो आपको पता ही है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आंसर कौन सा होगा? सेकंड। आगे चलते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में, द नाइट्रोजिनस बेस हैविंग द टू पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट इज। भाई नाइट्रोजनस बेस जिसके अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस आपके प्रेजेंट होती है वो कौन सा अमीनो एसिड है? मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई थी और आपको पता है एजी मतलब एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है। इसके अंदर दोस्तों थायमिन जो होता है इसके अंदर दो पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके साइट होती है, इसको याद ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो आप स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो होती है भाई, ठीक है।
आगे क्या दिया, द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ शुगर डिफरेंट डीएनए और आरएनए। भाई इसने पूछा है कि ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ शुगर डिफरेंशिएट्स आरएनए एंड डीएनए। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर आपको पहले ही पता है डीएनए और आरएनए जो होता है उसके अंदर जो कार्बन नंबर 2 जो होता है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, एब्सेंट हो जाता है तो आपको ही पता, दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोज। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, सेकंड। बायो का ही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में आपके कौन सा नहीं होता है। अब देखो एजीटीसी होता है, ये क्विनोलिन क्या दे दिया, क्विनोलिन कोई बेस थोड़ी है। आंसर कौन सा रहेगा, 31 का थर्ड आंसर। अगला दिया दोस्तों, आरएनए कंटेन्स फॉलोइंग पायरिमिडीन बेसिस। आरएनए के अंदर कौन से होते हैं, आपको ही पता है, पायरिमिडीन पूछा है तो एडिनिन और गुआनिन ये तो होते हैं मेरे प्यूरिन होते हैं दोस्तों। और आपको पता पायरिमिडीन जो होते हैं वो थायमिन और क्या होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, ये यूरासिल होता है। तो इसने पायरिमिडीन पूछा तो यूरासिल और साइटोसिन वाला आंसर होना चाहिए। यूरासिल और साइटोसिन बी और सी किस में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं अपन। 33 क्वेश्चन देखिए आपके क्या लिखा हो दोस्तों, एक बार ढंग से पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें ये पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है न्यूक्लियोटाइड में वो कौन सी आपके सही है। एजी और टीसी में ए के सामने क्या आता है, टी आता है, और जी के साथ में क्या आता है दोस्तों, सी आता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और यहाँ क्या होता है 3। तो ये ऑप्शन आप चेक कीजिए कहीं दिया हुआ है क्या, ए के साथ टी है, जी के साथ सी है, तो आपको दिख ही रहा होगा पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो 33 का आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट, जो आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन पानी पी लेते हैं। मच्छर तो नहीं चला गया, चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। 34 क्या दिया है, मेनली डीएनए इज लोकलाइज्ड इन। डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है बेटा, ये सवाल है। तो मुख्य रूप से ये न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर होता है। अगला देखिए, डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन डुप्लीकेट देमसेल्फ इज कॉल्ड। डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रक्रिया जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डीएनए से डीएनए को रेप्लिकेट करना या उसका अपना पुत्री डीएनए बना लेना, ये रेप्लिकेशन या इसको अपन कहते हैं प्रतिलेखन कहते हैं। तो ये बायोलॉजी में आपके जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं है। तो ये आपको मैंने बता दिया है, 35 का फर्स्ट आंसर। अगला देखिए 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है सिर्फ B12 जो होता है अपने बॉडी के अंदर स्टोर होता है, ये आपको याद रखना होगा। और इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है दोस्तों साइनोकोबाल्मिन। तो 36 का आंसर मैंने बता दिया, चौथा हो गया। 37 नंबर देखिए क्या है, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के इज व्हाट। तो आपको पता दोस्तों इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, विटामिन के को फिलोक्विनोन भी कहते हैं, सही बात है।
सॉल्यूबल इन ऑयल एंड फैट, सही बात है। डेफिशिएंसी जो होती है लिथेंस द ब्लड क्लोटिंग, ये जो रक्त का थक्का बनने में देरी करता है। वसा, अब आपको पता है कि जो वसा में विलय जो विटामिन होते हैं, जो फैट सॉल्यूबल होते हैं विटामिन, वो आपको पता ही है कौन से होते हैं भाई। ये मैंने आपको बताया था DAK, डाकी, DAKE। तो ये फैट सॉल्यूबल या ऑयल सॉल्यूबल होता है, सही बात है। इसका केमिकल नाम फिलोक्विनोन है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो दोस्तों, एन एंजाइम मॉलिक्यूल्स में कंटेन द प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज नॉन एज। अब देखो दोस्तों, कभी कभार ऐसे जो सवाल होते हैं इनसे आपको परेशान नहीं होना है। ये कई बार क्या होता है, ऐसे सवाल होते हैं जिनका लिंक जो होता है वो किसी और चैप्टर के साथ होता है। जो एंजाइम जो होता है उसका एक भाग प्रोटीन होता है, दूसरा आपके अप्रोटीनी भाग होता है। तो इस अप्रोटीनी वाले भाग का नाम क्या होता है, को फैक्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको भाई, सहकारक कहते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में कहते हैं इसको को फैक्टर। कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है विटामिन सी इज कॉल्ड, आपको पता है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और ये एंटी स्कर्वी में यूज होता है। तो 39 का सेकंड आंसर इज करेक्ट। विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द कैरोटिन। कैरोटिन से आपको पता है कौन सा ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन जो है सिंथेसाइज हो सकता है। तो आपको ही पता होना चाहिए दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैरोटिन जो है अगर है तो आपको पता है कैरोटिन गाजर का ही एक पार्ट है, विटामिन ए। अगला देखिए 41, मल्टीपल डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय लैक ऑफ मोर देन वन विटामिन आर मोर कॉमन इन द ह्यूमन बीइंग्स। दिस कंडीशन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एज। इसको हम लोग क्या कहते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी आपके विटामिन की कमी हो जाए तो आपको ही पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। इसको हम लोग कहते हैं, है ना, मल्टीपल डेफिशिएंसी। बहुत सारी आपकी कमी हो गई है, लैक ऑफ मोर देन वन विटामिन, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ए विटामिनोसिस कहते हैं इसको। ए विटामिनोसिस। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, विटामिन की कमी होगी, ए विटामिनोसिस कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सेल जो मेम्ब्रेन जो होती है इसका मुख्य भाग किसका बना होता है। वैसे तो आपने बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं, लेकिन सिर्फ लिपिड वाला भाग ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको पता है फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है। तो 42 का आंसर नंबर क्या रहेगा, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, ये अभ्यास वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं, इसमें अपन आपको ज़्यादा समय भी नहीं ले रहे हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन द प्रोडक्ट इज़। अगर आपके प्रोटीन का दोस्तों अगर अपना हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो 43 के अंदर आपके आंसर आपकी क्लियर ही है, क्या बनेगा भाई, पहले बनेंगे पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से बन जाएंगे पेप्टाइड और एमिनो एसिड। तो आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ, क्योंकि एंजाइम थोड़ी बनेंगे, एंजाइम तो खुद आपके उसका प्रोटीन होते हैं। को फैक्टर विच गेट्स अटैच टू द एंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन आर नॉन एज। को फैक्टर जो आपको पता है अभिक्रिया के दौरान इसके साथ कनेक्ट होता है, इसका नाम क्या होता है बेटा, इसको हम लोग को एंजाइम कहते हैं। तो आंसर आपके हो गया 44 का 1। अगला देखिए, द हार्मोन दैट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब ये बच्चों आपने बहुत कॉमन पढ़ा होगा, ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए आपको पता है डायबिटीज़ जो होता है तो उसमें आपको पता है ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन नहीं बदल पाता है, और ये जो बदलने का कार्य करता है वो कौन करता है, इंसुलिन। तो डायबिटीज़ में कौन से हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, वो क्या है भाई, हाँ 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। अब अपन बात करेंगे PYQ, पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्या है, ये अपने को पढ़ना है। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल देखिए 47। हाँ,
डी ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइल अमीन एंड यील्ड। अब ये पिछले सालों के पेपर है, अब पिछले सालों में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका लेवल क्या है, आपने जो पढ़ा आपने कितना समझा है, और आप इसे आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल का पेपर आते हैं। कहते हैं दोस्तों, जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती है, उसके लिए रणनीति चाहिए, और ये रणनीति है कि पिछली लड़ाइयाँ जो हुई थी उसमें कौन जीता कौन हारा, किस किस के बीच में लड़ाई हुई और किस प्रकार से उसके जीत का कारण बना। तो यहाँ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन जो है पिछले सालों के सवाल हैं, और ये अपन चेक करते हैं कि अपन कितने इन सवालों को राइट कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई, इसमें क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक्सरसाइज सेकंड आ गई, हाँ ये 18 क्वेश्चन है। चलो, चैप्टर छोटा सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइल अमीन, इसमें क्या बनने वाला है। डी ग्लूकोज अगर आपको पता है रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज की आपको स्ट्रक्चर बना लेनी है, और अगर आपने इसकी स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 और ये 6, आपको ही पता है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होने वाला है। ये अगर आपको याद है दोस्तों तो फिर आपके कोई गलती नहीं होगी। इसकी रिएक्शन आप करवा लीजिए NH2OH के साथ, H2 बाहर निकल जाएगा, और ये स्ट्रक्चर आपके कहाँ दी हुई है, ये आपके 4th ऑप्शन में दी हुई है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, आप कर सकते थे। तो पहले में पूछा गया था ग्लूकोज की डी ग्लूकोज की इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर। भाई प्रोटीन के अंदर, सॉरी हाँ भाई बताइए वो किस से जुड़े होते हैं, अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड जिस लिंकेज से जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं, उसका नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो आंसर कौन सा रहेगा, 3rd। देखो मैं आपके जो डिफ़िकल्ट सवाल होगा उस पर ज़्यादा रुकूंगा, ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा ध्यान दूंगा, जो इजी होगा वहाँ पर अपन थोड़ा जल्दी चलेंगे। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA एंड DNA रेस्पेक्टिवली इज़, करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया रिगार्डिंग RNA एंड DNA RNA के बारे में सही कथन कौन सा, ये भी मैंने थ्योरी में बताया दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसमें DNA RNA में एक प्रकार से अंतर पूछा है। तो आप देखें RNA जो होता है उसमें राइबोज शुगर होती है, और DNA के अंदर क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो यही अपना क्वेश्चन है, यही अपना आंसर रहेगा। तो इसको अगर आप चेक करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर किस में मिलेगा, ये आपके सेकंड में। बाकी सारे ऑप्शन अपने सही सेट नहीं हो रहे हैं। शुगर कंपोनेंट इन RNA इज एरेबिनोज, ये गलत बात है, राइबोज होता है। एंड द शुगर कंपोनेंट इन DNA इज डीऑक्सीराइबोज, तो हमें पता है डीऑक्सीराइबोज 2 मतलब 2 नंबर पर ऑक्सीजन गायब होती है, इसलिए 2 लगाया हुआ है, या 2 प्राइम नंबर। अगला देखिए दोस्तों, विच वन गिवन बिलो इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था नॉन रिड्यूसिंग या अनअपचायक शर्करा कौन सी होती है जिसमें स की साउंड आती है। तो आंसर कौन सा रहेगा, 4th इज करेक्ट, सुक्रोज। 5वां देखिए बेटा, 5वां क्या दिया है, देखो इधर 5वां क्वेश्चन दिया, द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टेट दैट। ये क्या बताता, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, यहाँ जरूर तो नहीं है लेकिन फिर भी आ जाए तो आप कह सकते हो ये थ्योरी जो है वो क्या बताती है, DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनने को बताती है। ये आपके 5वें का आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोस्तों, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है एक के ही अंदर। कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड है तो वहाँ पर तो आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर होगा, इम्पॉसिबल। H2O2 है इंटरमॉलिक्यूलर, HCN में पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी अगर अपन चाहें तो इंटर ही आएगा, इंट्रा नहीं आएगा। सेलुलोज जो होता है अगर उसकी स्ट्रक्चर देखें तो आपने देखा OH ग्रुप और H ग्रुप जो होते हैं, है ना, उनका आपस में अपन कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द
इंट्रा मॉलिक्यूलर अनबॉन्डिंग किस में हो जाएगी? तो आपका सीधा सीधा आंसर जो रहेगा बेटा छठे का वो कौन सा रहेगा? सेल्यूलोज रहेगा। ये अपने को पता होना चाहिए। द डिफरेंस 18 का सवाल देखिए बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में आपको पता होना चाहिए, एमाइलोज जो होता है ये आपको पता है नॉर्मल सा है और इसमें जो लिंकेज होती है अल्फा 1,4 होती है, और एमाइलोपेक्टिन जो होता है दोस्तों उसके अंदर आपको ही पता है एमाइलोपेक्टिन, इसमें अल्फा 1,4 के साथ में 1,6 लिंकेज भी होती है। अब ये आपके आंसर किस में मिलेगा? चेक करो, एमाइलोपेक्टिन है 1,4 लिंकेज एंड 1,6। पहले ये आंसर सही हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये डिफरेंस इसी चीज़ का है, एमाइलोज है 1,4 लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज होती नहीं है, दोनों ही क्या होती है 1,4 और 1,6 लिंकेज ही होती है। तो आंसर मेरा 7th का कौन सा रहेगा बेटा? फर्स्ट। आगे चलते हैं दोस्तों 8th क्वेश्चन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म द ज्यूटर आयन? ज्यूटर आयन की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये ज्यूटर आयन जो है दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। तो मेरे पास कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? हाँ, ग्लाइसिन कैन फॉर्म द ज्यूटर आयन, तो ग्लाइसिन ही बनाएगा। इसका आंसर कौन सा रहेगा? 4th रहेगा। अगला देखिए दोस्तों, द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड अमोंग द फॉलोइंग इज़ व्हाट? नॉन इसेंशियल कौन सा है? तो आपको पता है, अभी मैंने टीवी मिल पास से बताया था, एलानाइन जो होता है एलेनाइन, ये आपकी क्या है? नॉन इसेंशियल है। तो आंसर मेरा 9th का क्या रहेगा भाई? 3rd आंसर रहेगा, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। जो आपको लिखवा रखा है, जो ट्रिक बता रखी उसका इस्तेमाल कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटरैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोसेस? मतलब प्रोटीन का जब विकृतीकरण करते हैं तो आपको ये बताना कौन सी जो आपके स्ट्रक्चर जो है वो अनअफेक्टेड रहती है। अभी आपको मैंने सवाल बताया था, पिछले सालों के सवाल करने का फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं अपने को उसी टाइप का सवाल वापस मिल जाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, प्राथमिक स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान या डीनेचुरेशन के दौरान आपकी प्रभावित नहीं होती है। तो 10वें का आंसर मेरा क्या रहेगा भाई? 2nd। अगला देखो दोस्तों, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, आपको पता है C12H22O11। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मिलेगा क्या? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है और ये क्या है? फ्रक्टोज है। ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है और बीटा डी क्या कहलाता है? फ्रक्टोज। तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज कहीं है क्या? है। कौन सा आंसर रहेगा? 11वें का चौथा आंसर, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। 12वें का पहला। 13वां आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या दिया बेटा? हाँ भाई, द रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ कार्बोहाइड्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपसे पूछा गई कंसनट्रेट H2SO4 के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो बताइए ये क्या हो जाएगा? कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक्चुअल में क्या होता है? ये डिहाइड्रेशन कर देता है। कंसनट्रेट H2SO4 है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा निर्जलीकरण का कार्य करता है। ये निर्जलीकारक होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, डिहाइड्रेशन करता है, और ये आपके ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है। तो यहाँ अच्छा एक क्वेश्चन भूल गए क्या अपन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड? देखो दोस्तों, ये सवाल बहुत ही भयंकर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है, तो वैसे तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अपन NCERT की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बेसिक एमिनो एसिड में आपके एग्जाम्पल क्या है? 12वें का पहला है लाइसिन। लाइसिन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। सारे आपको याद नहीं करना है, आ गया गलती से तो आप उसको
कह सकते हैं। इसमें NH2 ग्रुप क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है, जॉइंट में पेन होने लगता है, ये मोस्टली बड़ों में होता है, और छोटे जो होते हैं उन बच्चों के अंदर रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ये विटामिन डी जो है उसकी कमी से होने वाला रोग है। तो देख रहे हैं आप, ये 2020 की, अगर मैं 19 की बात करूं तो आप लोग देखेंगे दोस्तों कि दिस इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल, और आप लोग देखेंगे इसका आंसर कौन सा रहेगा, 14 का आंसर रहेगा सेकंड। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में। इसको आप पढ़िए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। मैं 1 मिनट में आपको समय देता हूं। तो यहाँ देखिए, आपने सोच लिया होगा आरबीसी डेफिशिएंसी, सॉरी हाँ, इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। अगर आपसे पूछा जाता है अपने बॉडी के अंदर, मैं ये कह दूं कि आपके अंदर कमी हो चुकी है, किस चीज़ की दोस्तों, आरबीसी, ब्लड की कमी हो गई, तो आपको ही पता होना चाहिए कि दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। जो आरबीसी की जो कमी जो होती है, दिस इज़ ड्यू टू द विटामिन B12 जो होता है उसकी कमी से होती है। तो योर आंसर विल बी फर्स्ट। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 2023 का है। इससे आप आइडिया लगाइए कि आप इसको सही कर पाते हैं या नहीं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ द शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। देखो दोस्तों, एक टर्म होती है न्यूक्लियोटाइड और दूसरी होती है साइड। साइड के अंदर आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड का अभाव होता है और टाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है शुगर के कार्बन नंबर किसके साथ ऐड होता है, ये 3 और 5 के साथ ऐड होता है। नाइट्रोजनस बेस होता है 1 के साथ ऐड होता है। तो यहाँ देखिए आपके पास ये पहला दिया है कि ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ में पोजीशन ऑफ शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। ये बात गलत है बेटा, तो ये आपके गलत हो गया। When nucleoside is linked to the phosphorus acid at the 5th position या 5th position of the sugar moiety, we get nucleotide। ये बात आपके गलत है, ये भी गलत हो गया। न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू द फॉस्फोरस एसिड। अगर ये साइड है तो साइड के अंदर तो फॉस्फोरिक एसिड होता ही नहीं है, वहीं पर गलत हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसकी स्ट्रक्चर से आपको आइडिया हो गया होगा मोटा मोटा क्या, कि ये आपके 3 नंबर के साथ और ये मेरा 5 नंबर के साथ में ऐड होता है। तो इसका मतलब मेरा दोनों ऑप्शन आपके पास में क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। सो 16 का आंसर मेरा कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा। ये आपको हमने 16 के अंदर आपके आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसका आंसर आपके सेकेंड तो हमें पता चल गया, यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस। अच्छा ये बेस का दिया, सॉरी, ये बेस जो होता है टू ए फर्स्ट पोजीशन ऑफ द शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। हाँ सही है, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। देखो वापस देखो, यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस। तो अगर आपने ये स्ट्रक्चर देखी है और मैंने पढ़ाई है, तो यहाँ आप देखेंगे कि शुगर का जो कार्बन नंबर 1 जो होता है दोस्तों, उस कार्बन नंबर 1 के साथ में आपने देखा होगा कि ये आपके लगता है। तो ये आपको पता ही है HCH2OH। तो यहाँ पर ये जो आपका जो नाइट्रोजनस बेस होता है, ये नाइट्रोजनस बेस मैंने पढ़ाया भी आपको, ये कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ता है, लेकिन इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, ये ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। तो अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस, ये बेस का अटैचमेंट है एट द फर्स्ट नंबर का पोजीशन ऑफ द शुगर, इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ये, हमने इसको सही नहीं लगाया है। ये इसका आंसर कौन सा रहेगा भाई, पहला मेरा ट्रू है, लेकिन दूसरे वाला तो अपने पास में 100% क्या है, फॉल्स है। तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। आगे देखिए, कियोसिस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अब ये चिलोसिस जो होता है, आपको पता होना चाहिए चिलोसिस क्या होता है। चिलोसिस है या ग्लाइकोसाइटिस जो है,
ये विटामिन B2 की कमी से होता है। और विटामिन B2 का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है दोस्तों? विटामिन B2 का नाम आप याद रख लीजिए, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो ये राइबोफ्लेविन, ये आपको याद है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सो योर फर्स्ट फोर्थ आंसर इज करेक्ट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, तो ये इसके साथ ही अपने मेजर जो क्वेश्चन है 2024 तक के, ये आपने PYQ लगा लिए हैं। ये आपको और कॉन्फिडेंट करेगा कि भाई हाँ, मेरे को इतने क्वेश्चन सर ने करवा दिए, कम समय के अंदर हमने ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है। आगे देखिए, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू द एमाइलोज इन इट्स स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन ये तीसरी बार आ गया। आपको पता है क्या ग्लाइकोजन एमाइलोज के सिमिलर होता है क्या? नहीं, क्योंकि ग्लाइकोजन तो और ज़्यादा कोइल्ड होता है, वो एमाइलोपेक्टिन के इक्विवेलेंट होता है। तो ये मेरा क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन यीस्ट एंड फंजाई आल्सो। ग्लाइकोजन के बारे में बोला गया है, आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन जो होता है मोस्टली दिस इज फाउंड इन व्हाट? तो आपका आंसर होगा कि ये जो लिवर जो होता है, लिवर के अंदर आपके पता है ये स्टोर होता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि मोस्टली इसका ही है। लेकिन अदर एनिमल जो होते हैं, जो फंजाई जो होता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि वो अपना जो फूड जो होता है, प्लांट्स यूजुअली किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन ये जो होते हैं ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, यीस्ट और फंजाई। तो ये मेरा क्या हो गया? ट्रू है। ट्रू कहाँ भाई? इसका आंसर अपने पास में स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स और स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, F और T। तो ये आपको हमने बता दिया है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो NCERT में दी हुई है। और NCERT के बारे में जैसे आपको पता है, हर कोई कहता है भी लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, जो हमने किया दोस्तों। तो ठीक है, अब आपसे आज्ञा लेते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। ओह माय गॉड, लेट आए आप तो। ये क्या हुआ? स्टॉप रिकॉर्ड।